नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं संजय शर्मा। अभय द्विवेदी जी ने बताया कि गडकरी के साथ खेला कैसे हुआ। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह क्या चाहते थे कि नितिन गडकरी हार जाएं, और किसने राय दी थी कि यह वोट चोरी का खेल खेलो। गली गली में नारा लगने लगा है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरी एनडीए के सामने मुंह दिखाने लायक स्थिति नहीं बची। इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अभय द्विवेदी तो मानने लगे हैं कि गई बिहार में एनडीए की सत्ता गई। बहुत रोचक बातचीत है। मैं सीधे ले चलता हूं अभय द्विवेदी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अभय द्विवेदी के 4 PM न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। वोट चोरी का मामला अब पूरी दुनिया में गूंजता चला जा रहा है। दुनिया के अलग अलग अखबार लिख रहे हैं कि भारत में वोट चोरी का एक बड़ा स्कैंडल खुला है, और बिहार में तो इसकी गूंज अब गली गली गांव गांव में दिखाई देने लगी है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा, क्या इस मुद्दे की हवा निकल जाएगी? बिहार चुनाव में ये मुद्दा बड़ा हो जाएगा? जितने नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अगर ये लग गया कि उनका वोट चोरी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो लोग रिएक्ट करेंगे। आप भी, कोई भी अपना वोट चोरी होने नहीं दे सकता। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संजय जी, मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के बिहार संबंधी रणनीतिकार और चुनाव आयोग के लोग, जिन लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि बिहार चुनाव के 3 महीने पहले वहां एसआईआर शुरू की जाए और अपने हिसाब से अपनी मर्जी की एक वोटर लिस्ट बनाई जाए, जिसमें अपने हिसाब से वो वोट काटें और अपने हिसाब से वोट जोड़ें। ये सब लोग मिलकर अकेले में इस वक्त सिर धुन रहे होंगे अपना, क्योंकि सोच रहे होंगे कि पता नहीं वो कितना खराब लम्हा था जब हमने ये निर्णय लिया था। असल में ये पूरा निर्णय बूमरैंग हो गया है मेरी निगाह में। ये उल्टे बांस बरेली वाली कहावत इसके ऊपर बिल्कुल चरितार्थ होती है। स्थिति यह है कि बिहार में अब एक तरह की लहर जैसी बननी शुरू हो गई है, और साथ में पूरे देश में प्रचार हो रहा है। विपक्ष को मौका मिल गया है कि वो एक साधारण किस्म की, नॉर्मल किस्म की जो चुनावी मुहिम होती है, इसको उसकी बजाय एक ऐसी चुनावी मुहिम चला पाए जिसमें तमाम सारी जातियों के विभाजन, समुदायों के विभाजन, ये सारे के सारे, स्त्री और पुरुष का विभाजन, ये सारे के सारे विभाजन कमजोर हो जाए और उसके ऊपर एक मुद्दा हावी हो जाए। यानी एक मुद्दा आधारित चुनाव हो रहा है, और मुद्दा आधारित चुनाव में खतरा हमेशा रहता है कि वो सत्ताधारी के खिलाफ एक लहर में बदल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज की तारीख में वो लहर में बदल गया है, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लहर में बदलने की। क्योंकि इससे भाजपा वगैरह सब ये लोग अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि भाई अब इस मसले से कैसे निपटा जाए। पीछे आप हट नहीं सकते, इतनी दूर तक आप उसके अंदर फंस गए हैं, अगर आप पीछे हटेंगे तो उसमें देर हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है एनडीए के लिए, उल्टा पड़ रहा है चुनाव आयोग के लिए। और अब तो भाजपा की तरफ से सबूत आने लगे हैं, जो राहुल गांधी ने बात कही थी। अब मैं आपको बताता हूं पहला सबूत। इस वक्त सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई और नितिन गडकरी की एक बातचीत घूम रही है। आपने भी जरूर उस बातचीत को सुना होगा। छोटी सी बातचीत है, 1 मिनट से भी कुछ कम की। उसमें वो चलती हुई कार में राजदीप सरदेसाई नितिन गडकरी के सामने माइक किए हुए हैं, और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ आवाज में कह रहे हैं कि अब मेरा ध्यान आया है, अब मुझे पता चला है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो 3.5 लाख वोट मेरे काट दिए गए। तो वो फिर कहते हैं राजदीप सरदेसाई, अरे अच्छा, आपके यहाँ 3.5 लाख वोट काट दिए गए, ये तो आपके खिलाफ साजिश लग रही है, आपकी वोटर लिस्ट में तो 3.5 लाख वोट कम कर दिए गए। तो फिर नितिन गडकरी कहते हैं कि हाँ, 3.5 लाख वोटर काट दिए गए जो मेरे वोटर थे। इसमें मेरे भांजे का वोट भी काट दिया गया, मेरे परिजनों के वोट भी काट दिए गए। यहां पे वो बात खत्म हो जाती है। अच्छा, अब आप बताइए इसका क्या मतलब निकाला जाए मौजूदा माहौल में। अब मैं आपको एक दूसरा बताता हूं। मध्य प्रदेश में एक रीवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक मिश्रा जी वहां से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। वो बाकायदा माइक पे खड़े होकर कह रहे हैं, और सोशल मीडिया में लगातार देखा जा सकता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो एक कमरे के अंदर 1000 से 1100 वोट रजिस्टर्ड है।
एक कमरे के मकान के पते पर 1000 से 1100 वोट रजिस्टर्ड है, ये वो कह रहे हैं लगातार। ये सब बीजेपी के लोग हैं, एक बीजेपी की सांसद है और एक बीजेपी की वरिष्ठतम मंत्री है। मुझे तो लगता है कि अमित शाह और मोदी की तरफ से इनको निपटाने की तैयारी की गई होगी, तैयारी कामयाब नहीं हो पाई। अगर चुनाव हार जाते तो छुट्टी मिल जाती, मंत्रिमंडल से पत्ता साफ हो जाता, राजनीति भी खत्म हो जाती। जो गडकरी ने उसकी पोल खोल दी है, गडकरी साहब का, मैं किसी का, जब उन्होंने साजिश है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी पर आरोप नहीं करूंगा, लेकिन मेरे परिवार वाले थे, मेरा भांजा था और ये सब वोट काट दिए गए, मेरे वोट थे। इससे क्या लगता है पता? इससे ही पता लगता है कि 2024 के पहले से ही, भाई 2024 के चुनाव में जब वोट काटे गए तो उसके पहले से काटे गए होंगे वोट ना, 3-4-5 महीने पहले काटे गए होंगे वोट, एक दिन पहले तो काटे नहीं जाते वोट, और 3.5 लाख वोट तो कम भी नहीं होते। तो वोट काटने, वोट काट कर हराने और वोट शामिल करके जिताने का एक कुचक्र चल रहा था सारे देश में। अब आप देखिए, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि भाई हमने जब चुनाव आयोग से कहा कि हमारे यहाँ वोट काटे गए हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा हलफनामा दीजिए, तो हमने 18,000 हलफनामे दे दिए। हमने बीएलओ बदलने की भी शिकायत की, एक बिरादरी के लोगों को तो तैनात करने की भी शिकायत की। हम ना हलफनामे के बदले में कोई जांच हुई, ना बीएलओ के सवाल में कोई जांच हुई, ना वो एक बिरादरी के लोगों को तैनात करने के सवाल पे जांच हुई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सब जो किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, ये क्या है? अभी मैं आज ही इत्तेफाक से मेरे हाथ में टीएन शेषन का एक क्लिप मिल गया। टीएन शेषन एक कुर्सी बैठे हुए हैं, सामने को शायद कोई पत्रकार है, उसके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, अंग्रेजी में बातचीत हो रही है। उसमें टीएन शेषन ये कह रहे हैं, आई डू नॉट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, I am chief election commissioner of India. I am not a chief election commissioner of government of India. यही अंतर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार का चुनाव आयुक्त होता है या मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का चुनाव आयुक्त होता है। ये फर्क राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार दोनों भूल चुके हैं। अब चारों तरफ से एविडेंसेस, चारों तरफ से सबूत आ रहे हैं इस बात के, भाजपा के लोग भी सबूत दे रहे हैं, विपक्ष के लोग भी सबूत दे रहे हैं। और सुनिए, संजय कुमार जी हमारे मित्र ने कल एबीपी चैनल पे जब उनसे बातचीत हो रही थी, तो एबीपी चैनल पे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कम से कम इस बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच के जो 4 महीने थे, उसमें इतने ज्यादा वोट कैसे बढ़ गए। फिर वो खुद ही बताते हैं, उनके पास तो आंकड़े रहते हैं। संजय जी केवल आंकड़ों के आधार पर ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। वो खुद ही बताते हैं कि 4 महीने के अंदर महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 4.4% वोटों की बढ़ोतरी की गई। उसी अवधि में दूसरे राज्यों में भी बढ़ोतरियां हुई वोटों की, लेकिन वो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7% की वोटों की बढ़ोतरी हुई। तो महाराष्ट्र में 3 गुनी बढ़ोतरी कैसे हो गई? इस बात का जवाब तो चुनाव आयोग को देना ही चाहिए। सही बात है, बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, तो अब ये आप देखिए, एक तरफ देश का सबसे बड़ा चुनाव शास्त्री है, वो जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, उन्हीं को सवालों को और भी ज्यादा पुष्ट करके दूसरे दृष्टिकोण से बोल रहा है। एक तरफ नितिन गडकरी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो विपक्ष के आदमी नहीं है, वो वामपंथी नहीं है, वो हमारे और आपके जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल व्यक्ति नहीं है। तो वो कह रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी 3.5 लाख वोट काट दिए गए। वो बंदा जो रीवा में है, भाजपा का सांसद, वो कह रहा है कि एक कमरे में 1000 से लेकर 1100 वोट रजिस्टर्ड है, एक कमरे के पते पे। ऐसे बहुत से हैं मामले, और धीरे धीरे करके और ये सब सामने आएंगे। अच्छा, जहां तक हलफनामा मांगने की बात है, ममता बनर्जी ने चैलेंज किया था कि भाई हमारे यहां पश्चिम बंगाल में एक एपिक नंबर के ऊपर बहुत से लोग वोटर बने हुए हैं, एक एपिक नंबर कई लोगों के पास पाया जाता है। ये तो बड़ी गलत बात है।
तो इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया, उनके साथ चर्चा की, सब किया, लेकिन हलफनामा नहीं मांगा उनसे ममता बनर्जी चुनाव आयोग ने। उन्होंने नितिन गडकरी से हलफनामा नहीं मांगा, उन्होंने वो रीवा के सांसद हैं उनसे हलफनामा नहीं मांगा। अनुराग ठाकुर, वो जैसे ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया, अनुराग ठाकुर फटाफट गए चुनाव आयोग के पास, और उसमें राहुल वायनाड निर्वाचन क्षेत्र, प्रियंका का रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र, जेएम स्टालिन का निर्वाचन क्षेत्र, वो जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, मैं उनका नाम हमेशा भूल जाता हूं, अभिषेक, हाँ, अभिषेक बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र, इन सारे निर्वाचन क्षेत्रों के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के ऐसे ही वो अखिलेश यादव का निर्वाचन क्षेत्र, डिंपल यादव का निर्वाचन क्षेत्र, इन सब निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़े ले आए, एलोगरिथम भी पता लगा ली उन्होंने, उसकी विश्लेषण कर दिया और बताया कि वहां संदिग्ध रूप से इतने इतने वोट बढ़े थे, जिसकी वजह से ये लोग जीत गए। अच्छा, अनुराग जी बहुत होशियार हैं, भाजपा के युवा नेता है, तो उन्होंने सोचा कि इससे राहुल गांधी की बात को झुठला देंगे वो, या विपक्ष को कोने में धकेल देंगे। उल्टा हो गया, उल्टा ये हो गया, सवाल ये उठने लगा कि भाई यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह के वोट हैं जो संदिग्ध वोट हैं, और लाखों की संख्या में संदिग्ध सवाल यह है कि कभी उन संदिग्ध वोटों की वजह से कोई उम्मीदवार हार जाता है, कभी उन संदिग्ध वोटों के कारण बावजूद उम्मीदवार नहीं हार पाता। जैसे नितिन गडकरी चुनाव नहीं हारे, राहुल गांधी चुनाव वायनाड में नहीं हारे, प्रियंका गांधी वायनाड में यहां नहीं हारी चुनाव रायबरेली में, अखिलेश और डिंपल चुनाव नहीं हारे, लेकिन महादेवपुरा में बंगलोर सेंट्रल में चुनाव जीत लिया, बीजेपी ने हरा दिया। तो चाहे वोट काटने का मसला हो चाहे जोड़ने का मसला हो, दोनों ही स्थितियां चुनाव प्रणाली में विकृति को स्थापित करती हैं, विकृति के तर्क को स्थापित करती हैं। अब ऐसी सूरत में यह भारतीय लोकतंत्र का आज तक का सबसे बड़ा स्कैंडल लाजमी तौर पर बनेगा ही, और उसकी भारत ही नहीं दुनिया भर में चर्चा होगी। एसआईआर बिहार में हो रही है, लेकिन उसका शोर जो है वो सारे हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के बाहर भी अब छलक के पहुंच रहा है शोर, वो स्पिल ओवर हो रहा है हिंदुस्तान के बाहर। ये तो बड़ा उल्टा दांव पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने सोचा था कि हम बड़े बल्ले में, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर एसआईआर नहीं करवाई होती तो अभी भी तेजस्वी और राहुल गांधी बैठ के योजना बना रहे होते कि जब चुनाव घोषित होगा तब हम कैसे कैसे टिकट बांटेंगे और कैसे कैसे चुनाव प्रचार चलाएंगे। आज तो स्थिति अगर ये इसी तरह चलता रहा, इसमें कोई भाजपा ने विघ्न नहीं डाला या कोई भाजपा इसको रोक नहीं पाई या पटरी से नहीं उतार पाई, इस पूरा जो आवेग चल रहा है इसको, तो ये होगी कि महागठबंधन जिस बंदे को टिकट दे देगा वो चुनाव जीत जाएगा। बाप रे बाप, बाप रे बाप। एक बयान बड़ा सुर्खियों में भी आ रहा है, तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत जल्दी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, पूरी जो यात्रा चल, आज नवादा में थे वो लोग, क्या भीड़ थी गजब। पूरी यात्रा चल रही है, उस यात्रा में 3 बातें कही जा रही हैं। पहली ये कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, दूसरी ये कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और तीसरी ये कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये केवल 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ये 2029 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा जा रहा है यहाँ पे। ये जो इंडिया गठबंधन को कम से कम एक फायदा मिल गया कि जो बिखरा बिखरा इंडिया गठबंधन नजर आ रहा था, आपको लगता है इस मुद्दे पर वो सारा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है, एक हो गया है? तो लोग भूल ही गए कि बिखरा बिखरा भी था कोई कभी। देखिए, 7 तारीख को राहुल गांधी ने अपना प्रेजेंटेशन किया था इंदिरा भवन में। 7 से पहले इंडिया गठबंधन बिखरा बिखरा था। अब 7 के बाद कितने दिन हो गए? आज तारीख है 19, 12 दिन हो गए। इन 12 दिनों में विपक्षी एकता चट्टानी हो चुकी है। कौन होगा वो मूर्ख विपक्षी जो इस वक्त इस पूरी लहर से अपने आप को अलग दिखाना चाहता होगा? हालात यह है कि प्रशांत किशोर, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कड़े आलोचक हैं, जो भाजपा की भी आजकल आलोचना करते हैं, नीतीश कुमार की तो बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, वो भी जब एसआईआर के बारे में बोलते हैं तो वो राहुल और तेजस्वी की आवाज में ही आवाज मिला रहे हैं।
क्योंकि वो समझ गए हैं कि वोट अब एसआईआर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए जब हम्म, उनका उम्मीदवार वोट डालने जाएगा, ताकि लोग उससे ये ना कह पाएंगे अरे भाई तुम तो एसआईआर के समर्थक थे, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं इसके ऊपर। हम्म, इसलिए वो भी बोल रहे हैं उसमें। देखिए इसमें क्या है कि जितना भी ये सब तिकड़मबाजी थी कि इसने ये वोट काटेगा, वो वोट काटेगा, ये करेगा, वो करेगा, जब मुद्दा आधारित लहर वाला चुनाव होता है तो ये सब बातें उखड़ जाती हैं। प्रशांत आपको ये किशोर तो प्रशांत किशोर तो उसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे जो नॉर्मल इलेक्शन होता। हम्म, तो आपको ये यकीन हो गया कि बिहार में एक लहर स्थापित हो गई, एक लहर चलने लगी? नहीं नहीं, वो नहीं गई है, वो प्रक्रिया शुरू हुई है अभी। देखिए ये हम्म, शुरुआती कदम है। अभी बीजेपी ऐसे बहुत से काम कर सकती है, बहुत सी तिकड़में कर सकती है, चुनाव आयोग भी बहुत सी तिकड़म कर सकता है। जैसे ही प्रक्रिया रुक जाए, पलट जाए, पटरी से उतर जाए, या इसमें कोई विकृति आ जाए या झगड़े पैदा हो जाए, ये सब किया जाएगा। अभी बहुत दिन है। अभी वो तिथि भी घोषित नहीं हुई है। अभी तो तिथि तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में घोषित होगी। तब तक मैं तो और कह भी। रहा हूँ सितंबर के आखिरी हफ्ते तक ये चल गया अगर इसी तरीके से। हम्म, आज 19 अगस्त है, अगस्त में ही अभी देखिए, अगस्त में ही अभी 12 दिन है। अगर ये सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जब तिथि घोषित होने तक चल गया, तब तक तो पूरा माहौल बदल चुका होगा। हम्म। एनडीए से लोग छोड़ छोड़ के इधर महागठबंधन में आ रहे होंगे। अच्छा, ये जो स्थिति है, अब इसके बाद अगर इसी तरह आंदोलन खड़ा होता रहा, इसी तरह लोग विरोध करते रहे, तो जो प्लानिंग है कि इसके बाद बंगाल में लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे एसआईआर, वो हो पाएगा? अब आप बंगाल का हाल सुनिए। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में हुआ करते थे, और वो ममता बनर्जी के उतना ही जोश से समर्थन करते थे जितना जोश से अभिषेक बनर्जी समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी के खास भी थे शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी उन्हें बहुत चाहती भी थी। दरअसल उन्हें जिस इलाके के वो हैं, उस इलाके में ममता बनर्जी का ही दायां हाथ माना जाता था। अच्छा, फिर जब ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को प्रोत्साहन देना शुरू किया, तो वो उनसे उनकी दूरियां शुरू हो गई, और अंततः वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आजकल वो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने नारा दिया है शुभेंदु अधिकारी ने, एसआईआर नहीं तो चुनाव नहीं। कि अगर एसआईआर नहीं होगा तो चुनाव भी नहीं होगा। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर नहीं होगा बंगाल के अंदर, हम होने नहीं देंगे। वो एसआईआर जिद कर रहे हैं, एसआईआर होकर रहेगी। अगर बिहार में ये सब हो सकता है, तो ममता बनर्जी ज्यादा शक्तिशाली नेता है तेजस्वी यादव, वनस्पति तेजस्वी यादव के। सरकार वो ज्यादा डीप रूट, बहुत बंगाली समाज के ज्यादा बड़े हिस्से की नेता है। तेजस्वी यादव तो कभी भी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए बिहार के अंदर, आज तक बहुमत से पीछे ही रह गए। ममता बनर्जी तो अनंत काल से चुनाव जीत रही हैं। जब 3 तो विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं, 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं ममता बनर्जी। सही बात है। तो ममता बनर्जी ज्यादा शक्तिशाली नेता है। वो पूरा देखिए, और उन्होंने साथ में बंगाली अस्मिता और बंगाली भाषा का सवाल भी उठा दिया है। इस वक्त बंगाल में सब जगह बंगाली भाषा और बंगाली पहचान का सवाल गूंज रहा है। उसके साथ सब ये जुड़ जाएगा तो वो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी बंगाल में। ममता बनर्जी तो इन लोगों को तिनके की तरह उड़ा देंगी। और इनका असली टारगेट ममता बनर्जी है कि ममता बनर्जी को किसी तरह से झुकाया जाए, गिराया जाए। देखिए, जिसको ये लोग अपनी सबसे बड़ी तिकड़म मान रहे थे एसआईआर को, वो उसको विपक्ष ने गेम चेंजर बना दिया है अपने लिए। विपक्ष ने उसको एक ऐसे वाहन में बदल दिया है जिसपे सवार होकर विपक्ष जो है वो चुनावी लहर पैदा करना चाहता है। अब गेंद पूरी तरीके से विपक्ष के पाले में है कि वो इस काम को कैसे करता है, कितनी देर तक वो आंदोलन चलाता है। और यही आंदोलन अब सब जगह चलेगा। 2029 तक वोट चोर गद्दी छोड़ी होगा। और हर प्रदेश में प्रदेश का नारा भी उसके साथ जुड़ जाया करेगा। नारा भी इतना तीखा दिया है ना उन्होंने। तो ये जो है ना, ये बहुत दूसरी किस्म की चीज बन गया है। अच्छा, इस बीच में आप जरा कल्पना कीजिए कि आप जैसे एनडीए में हो, हम और आप दोनों, तो ये सब माहौल हम यहाँ देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे वहां बैठे हुए माहौल। सही बात, सभी को लग रहा होगा गड़बड़ हो गया मामला। गड़बड़ हो गया। बहुत लोग तो अभी से तिकड़म करनी शुरू कर दी होगी, कैसे पाला बदले।
आप तो जानते हैं नेता तो अपना राजनीतिक कैरियर और चुनाव में जीतेगा कि हारेगा ये देखता है। पाला बदलने की बात पे मुझे याद आया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी पेच फंस गया है। उनको लग रहा था कि साउथ से हम खड़ा कर देंगे तो साउथ में सब मिल जाएंगे, लेकिन तेलंगाना में भी दे दिया। वो चंद्रबाबू नायडू के सामने भी बड़ी भारी समस्या पैदा कर दी। अब क्या लगता है आपको, चंद्रबाबू नायडू क्या करें? नहीं, चंद्रबाबू नायडू तो भारतीय जनता पार्टी के सीपी राधाकृष्णन है, उन्हीं को वोट देंगे। वहां पे हैदराबाद में, तेलंगाना में ये मुद्दा नहीं होगा कि भाई, आंध्र में ये मुद्दा नहीं होगा कि अपने यहाँ का एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, आपने उसको वोट नहीं किया? मुश्किल लगता है मुझे, अगर वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं, तब तो फिर मुझे ये लगेगा कि ये मोदी सरकार फिर पूरा समय नहीं पूरा कर पाएगी अपना। तो अगर ये स्थिति बनती है और आपको लगता है कि वहां पे ये दबाव नहीं होगा कि वहां के लोगों का कि भाई अगर आपने दक्षिण के एक उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए दिया है एनडीए ने कि दक्षिण के वोट चाहिए, तो ये तो अपने राज्य का आदमी है और वो भी रेड्डी वोट है, रेड्डी वोट तो बहुत है वहां पे। तो लगता है आपको चंद्रबाबू नायडू पे ये दबाव बढ़े? नहीं, चंद्रबाबू नायडू को रेड्डी वोटों की कोई परवाह नहीं है। रेड्डी लोग चंद्रबाबू नायडू को वोट देते भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उससे पहले एनटी रामाराव की पार्टी, जो वही पार्टी है, ये मुख्य तौर पर कम्माओं की पार्टी है जो रेड्डियों के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो आंध्र प्रदेश का नेतृत्व है वो भी कम्माओं के हाथों में है। तो एक तरह से देखा जाए आंध्र प्रदेश के स्तर पर तेलुगु देशम और भाजपा दोनों ही कम्मा पार्टियां हैं। कांग्रेस और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, ये रेड्डी पार्टियां हैं। अगर आप इस तरह देखें ना, तो दो प्रभावशाली समूह हैं, रेड्डी और कम्मा, उसमें इस तरह से राजनीति बटी हुई है। तो चंद्रबाबू नायडू इससे ज्यादा दबाव मेरे ख्याल से नहीं महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आंध्र की बजाय वो देखेंगे ये तो रेड्डी है, तो रेड्डी को हम समर्थन क्यों दें, रेड्डी तो हमें वोट देते नहीं। उधर ये बिहार में एक बयान लगातार सुर्खियों में आ रहा है कि यह नीतीश का आखिरी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उनको निपटाने की तैयारी कर चुकी है और इस चुनाव के बाद अगर वो जीत भी जाते हैं एनडीए तो कम से कम नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस दावे में कुछ सच्चाई लगती है? अच्छा, आप ये बताइए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का काम तो भाजपा तब करेगी नहीं जबकि एनडीए चुनाव जीतेगा वहां पर। मतलब एनडीए चुनाव जीतेगा तब तो तय करेगी कि भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहने दें या ना बना रहने दें। मुझे तो एनडीए के चुनाव जीतने की कोई संभावना बिहार में नजर नहीं आती अगर ये इसी तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ता रहा। चलिए, हम लोग आपके कहने से एक बार मान लेते हैं कि भाई एनडीए के भी चुनाव जीतने की कुछ संभावनाएं हैं, चुनाव जीत जाएगी, उसके बाद वो, ये सब इस पर निर्भर करेगा कि वो लोग टिकट आपस में कैसे बांटते हैं, संतुलन कैसे। महाराष्ट्र का फार्मूला चल लगा तो फिर माना जाएगा कि भाजपा नीतीश कुमार को निपटाने जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र का फार्मूला नहीं लगा, वही फार्मूला हुआ जो पिछली बार इस्तेमाल हुआ था, तब फिर भाजपा के लिए नीतीश कुमार को निपटाना मुश्किल हो जाएगा उस सूरत में जब एनडीए को बहुमत प्राप्त हो। अच्छा, मुझे बताइए कि एक सूरत ये मान के चलिए कि अगर एनडीए को बहुमत नहीं मिलता है तो नीतीश के पार्टी के जो सांसद हैं, क्या वो टूट के तेजस्वी की तरफ जा सकते हैं? उनको लगेगा कि बिहार में नीतीश की पार्टी भीतर से उसका बड़ा हिस्सा भाजपा का, बड़े हिस्से का भाजपाकरण हो गया है। मुझे तो लगता है कि वो सब बाई प्रॉक्सी बीजेपी वाले ही हैं वो लोग सब। बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो पुराने नीतीश की तरह हैं, जिसमें भाजपा का विरोध होता था लेकिन तब भी भाजपा के साथ रहते थे। ऐसे लोग सब भाजपा ही हैं। जो अभी भाजपा में खुद नहीं गया, उसके बेटे को बैठा दिया है भाजपा में। अब केसी त्यागी ने क्या किया है, खुद नीतीश के साथ है, बेटा उनका बीजेपी में बैठा हुआ। ललन सिंह क्या है, ललन सिंह तो बीजेपी वाले हैं। राजनीति इसी का नाम है जी, राजनीति इसी का नाम है। बाप कहीं बेटा कहीं, बहन कहीं, पत्नी कहीं, हर जगह पार्टी में सब जने फिट अपने। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। पूरी बात सुनी आपने अभय दुबे जी की और मुझे यकीन है ये बातचीत आपके मन को छुई होगी। 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और जरूर बताइए आपको चैनल कैसा लगता है। थैंक यू।